पार्ट है इंशाल्लाह वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सेम क्रेनियल नर्व वाला पार्ट है। अभी हमने ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ा, अभी लेके ऑकुलोमोटर नर्व ये हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बताया था कि ये तीनों नर्व हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले के ऑकुलोमोटर नर्व, ठीक है जी। जो ऑकुलोमोटर नर्व है इट इज अ प्योर मोटर नर्व, ठीक है जी। ये मसल्स ऑफ द आई को इनर्वेट करती है। इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बताने लगा। देखिए सबसे पहले नंबर के लिहाज से लेके नंबर 3 ये 3rd नंबर पे आती है, ठीक है जी। फिर इसमें लेके इसकी जो नेचर है दैट इज मोटर इन नेचर, नेचर इज मोटर, ठीक है। फिर इसका ओरिजिन आप लोग लिख सकते हैं, दिस ऑकुलोमोटर नर्व अराइजेस फ्रॉम द मिड ब्रेन। ये कहाँ से निकलती है? मिड ब्रेन। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि ऑकुलोमोटर नर्व इसकी जो ओरिजिन है ब्रेन के अंदर वो कहाँ पे है, दैट इज दी मिड ब्रेन। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके लेके मसल्स इनर्वेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मसल्स है जो इस नर्व की वजह से इनर्वेट होती है, मसल इनर्वेशंस। तो इसमें कुछ मसल्स आई के हैं जिसको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर कहते हैं, कुछ को इंट्राकुलर कहते हैं। बट बात याद रखनी है कि हमारी आईज के अंदर जितने भी मसल्स हैं मेजॉरिटी उनका कंट्रोल किसके पास है? ऑकुलोमोटर। उसमें आप लोगों ने नाम याद रखने हैं जो एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले लेविटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस मसल, देखिए इसको LPS भी कहते हैं, लेविटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस, दैट इज LPS लेयर, ठीक है जी। ये आईलिड को ओपन करने में हेल्प करती है। ये जो LPS है या लेविटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस मसल है, इट हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ द आई, ये ओपनिंग में काम करती है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड मीडियल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल। नेक्स्ट लिखें दैट इज इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर एंड सुपीरियर रेक्टस। दोनों जो रेक्टाइल मसल है इंफीरियर एंड सुपीरियर, दे बोथ आर इनर्वेटेड बाय ऑकुलोमोटर नर्व। तो अभी तक हमने 3 रेक्टस मसल पढ़े हैं, मीडियल, इंफीरियर एंड सुपीरियर। इन तीनों को हम रेक्टाइल मसल कहते हैं। रेक्टाइल मीन प्लूरल है, रेक्टस एक को कहते हैं, रेक्टाइल मीन तीनों को कहते हैं। सो 3 रेक्टाइल मसल इनर्वेटेड बाय ऑकुलोमोटर। इसके बाद नेक्स्ट लिखें दैट इज कॉल्ड इंफीरियर ओब्लिक मसल। एक होता है इंफीरियर ओब्लिक मसल, ठीक है जी, इंफीरियर ओब्लिक मसल। ये भी हमारे पास 3rd नर्व इनर्वेशन है। 5th नंबर पे आप लोग लिख सकते हैं स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल, स्फिंक्टर प्यूपिलाई। अब ये वो मसल है जो प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई भी उसको हम कहते हैं, स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जो 3rd नर्व है मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बोला कि जब हम आईज में टार्च थ्रो करते हैं तो दैट कंट्रैक्ट द प्यूपिल, इसलिए जो कंट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड मायोसिस, उसको क्या कहते हैं? मायोसिस। और प्यूपिल की जो कंट्रैक्शन है दैट इज अंडर द ऑकुलोमोटर नर्व कंट्रोल, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने इसके जो मसल्स हैं इसके नेम याद रखने हैं। तो एक LPS मसल है, 3 रेक्टाइल मसल है, एक इंफीरियर ओब्लिक है और एक स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल होते हैं, ठीक है जी। ये जो ऑकुलोमोटर नर्व है ये हमारे तकरीबन 90% तक जो आई की मूवमेंट है उसकी कंट्रोल में हेल्प करती है। अब आप लोगों से एग्जामिनर ये पूछेगा कि अगर मिसाल के तौर पे दिस नर्व इज डैमेज, ये नर्व पैरालाइज हो जाए या डैमेज हो जाए तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल आउटकम। तो लेके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब इस नर्व की जो हमें डिस्कस करनी है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करनी है, दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने से पहले 2-3 चीजें आप लोगों ने यहाँ से याद करनी है। देखें मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं जस्ट सिंपल, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। फॉर एग्जांपल दिस इज द आईलिड, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड है, ठीक है जी। अब आईज के अंदर मिसाल के तौर पे ये नेजल साइड है दैट इज द नोज, और एक आई इस साइड पे, हम एक साइड की आई को ड्रा करते हैं। अगर आप राइट आई को ड्रा करें तो बीच में से नोज है और ये लेफ्ट आई है मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। अब देखें ये अपर आईलिड है और ये लोअर आईलिड है। अब ये दोनों आईलिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दे कनेक्ट विद ईच अदर एट द आउटर साइड एंड इनर साइड। जहां पे दोनों आईलिड आपस में मिलते हैं ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं कैंथस। क्या कहते हैं? कैंथस। लेकिन वो कैंथस जो इस साइड पे है बाहर वाली, इसका नाम लेटरल कैंथस है, दैट इज कॉल्ड लेटरल कैंथस। ये ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर थ्योरी है लेटरल कैंथस। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड है, एक ये अंदर वाली साइड पे मिलती है, नाक वाली साइड पे, तो एनीथिंग टुवर्ड द नेजल साइड इज मीडियल। ये क्या है? मीडियल है। तो यहाँ पे जो कैंथस है इसका नाम क्या है? मीडियल कैंथस। तो वन इज लेटरल कैंथस, अनदर इज मीडियल कैंथस। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। जो लेटरल कैंथस है उसमें लेटरल रेक्टस मसल है और यहाँ पे मीडियल रेक्टस मसल होता है। मैं मिसाल के तौर पे आप लोग को सिंपल करूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं दिस इज द ब्लैक पार्ट ऑफ द आई,
हमारी आई के अंदर जो ब्लैक पार्ट है इट शुड बी इन द मिड, ये कहाँ पे होना चाहिए? मिड में। अब और से सुने, यहाँ पे इस ब्लैक पार्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स क्या चाहती है कि इसको बाहर की तरफ खींचे, समझ रहे कि नहीं? आउटवर्ड। और इस ब्लैक पार्ट ऑफ द आई के ऊपर एक फोर्स लगती है कि इसको अंदर की तरफ खींचे। तो इसका मतलब ये है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। वन इज आउटवर्ड, अनदर इज इनवर्ड है। अगर ये +2 है तो ये -2 है, तो दोनों का इफेक्ट क्या है? 0, कैंसल, दैट विल बी इन द मिड। अब सवाल ये है कि बाहर खींचने वाली जो फोर्स है ये वाली, दैट इज मेनली ड्यू टू लैटरल रेक्टस मसल। ये किस वजह से होता है? लैटरल रेक्टस मसल। और आई को जो अंदर खींचने वाली फोर्स है वो मीडियल रेक्टस मसल होता है। समझ गए क्या नहीं? तो मीडियल रेक्टस मसल ट्राई टू पुश या ट्राई टू पुल द ब्लैक पार्ट ऑफ द आई इनवर्ड, और जो लैटरल रेक्टस है वो कहाँ पे पुल करता है? आउटवर्ड करता है। अब और से सुने, ये जो मीडियल रेक्टस है दैट इज इनर्वेटेड बाय विच नर्व? ओकुलोमोटर नर्व। अब आप लोग को गौर से सुनना है, अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसकी ओकुलोमोटर नर्व डैमेज है, वो पैरालाइज्ड है या किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो फिर उसका जो स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन प्यूपिलाई मसल है वो काम नहीं करेगी। तो फिर प्यूपिल कंट्रैक्ट होगा कि डायलेट हो जाएगा? डायलेट, क्योंकि नॉर्मली थर्ड नर्व का काम प्यूपिल को कंट्रैक्ट करना है। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगी? डायलेशन। तो पहला लेके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। इफ थर्ड नर्व इज डैमेज द प्यूपिल बिकम डायलेटेड। तो आप लोग लिख सकते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल। और आप लोग को पता होना चाहिए इसको हम मेड्रियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्रियासिस। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपिल। जो प्यूपिल है दैट विल बी फिक्स एंड डायलेटेड। फिर इसके बाद ये जो एलपीएस मसल है ये भी काम नहीं करेगा, इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो हम आईलिड को प्रॉपर ओपन अप नहीं करेंगे। तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड दैट इज कॉल्ड टोसिस। इसको क्या कहते हैं? टोसिस। ये नाम सुना है ना? तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है टोसिस स्टार्ट फ्रॉम पी, लेकिन इसमें पी साइलेंट है, इसको हम कहते हैं एट प्रोनाउंस टोसिस, द पी इज साइलेंट। टोसिस मीन इनएबिलिटी टू ओपन द आई प्रॉपर्ली। जो पेशेंट है वो अपनी आईज को प्रॉपर्ली ओपन नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड टोसिस। थर्ड नंबर, अब अगर ये नर्व डैमेज है तो ये वाला मसल प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो फिर आई की जो इनवर्ड पुलिंग है वो स्ट्रांग होगी कि वीक? वीक होगी। तो फिर ये आई ज्यादा चांस है कि अंदर आएगी कि बाहर जाएगी? बाहर। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट स्क्वेंट। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट स्क्वेंट। जब आप उस आईज के अंदर देखते हैं तो द पेशेंट ब्लैक पार्ट विल गो टुवर्ड द आउटर साइड, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट स्क्वेंट। तो ये 3 चीजें हमने याद रखनी है इफ वी want to remember the third nerve damage. So a condition characterized by fixed and dilated pupil, divergent squint and ptosis. Always think about oculomotor nerve injury. समझ रहे कि नहीं? oculomotor nerve injury हेड ट्रोमा में हो सकती है, oculomotor nerve injury ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है, और oculomotor nerve injury समटाइम इडियोपैथिक भी होती है। लेकिन ये 3 चीजें पेशेंट पे जरूर आती हैं। ये पाकिस्तान के जितने एग्जाम है, इवन FCPS पार्ट 1 तक जाए, ये क्वेश्चन आता है। फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल, टोसिस एंड डाइवर्जेंट स्क्वेंट, थिंक अबाउट द oculomotor nerve इंजरी। इसके बाद फोर्थ देखें, दैट इज कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व। तो आप लोगों ने इसके बाद जो 4th नंबर लिख दिए हैं दैट इज कॉल्ड ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब थर्ड नर्व आप लोग, इसमें और भी चीजें हैं लेकिन हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो 5 मिनट का स्टेशन होता है। वो चीज करें अगर आप एग्जामिनेशन के दौरान आप लोगों से सर कोई चीज पूछे तो आंसर आना चाहिए। तो इसके बाद लिखे ट्रोक्लियर नर्व। अब हम इसका ये इतना समझ आ रही है कि ये नंबर 4 है। क्या है? नंबर 4 है। और जो ट्रोक्लियर नर्व है ये भी, इसकी नेचर भी मोटर है। क्या है? मोटर। तो नंबर के लिहाज से दैट इज अ 4th क्रेनियल नर्व। और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो दैट इज अ मोटर इन नेचर। अब ये जो ट्रोक्लियर नर्व है इसकी ओरिजिन जो है ये भी मिड ब्रेन है। कहाँ से आती है? मिड ब्रेन। थर्ड नर्व भी मिड ब्रेन से आती है, ट्रोक्लियर नर्व ये भी मिड ब्रेन से आती है। लेकिन इसमें एक फर्क है, जो मिसाल के तौर पे और से देखें, अगर यहाँ पे मैं ये डायग्राम ड्रा करता हूँ, दिस इज द मिड ब्रेन, और फिर यहाँ पे ये पोन्स है, और इसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा। इन 3 चीजों को हमने अभी किस चीज का नाम दिया है? ब्रेन स्टेम का नाम दिया है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप लोग को एक बंदा है, वो इस तरह का पिक्चर ड्रा करे, इधर देखें, और वो भी ब्रेन स्टेम इस तरह ड्रा करे। 3 चीजें है कि नहीं? लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, या ये वाला, इसका नाम क्या है? दैट इज अ मिड ब्रेन। अगर आप लोगों को न्यूरोलॉजी के अंदर कोई ऐसा मिड ब्रेन ड्रा करे जिसके ऊपर इस तरह 4 स्वेलिंग नजर आए, कितने? 4 स्वेलिंग, इनको हम कोलिकुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिकुलाई। दीज 2 आर सुपीरियर कोलिकुलाई एंड दीज 2 आर इंफीरियर कोलिकुलाई। और आप लोगों ने शायद नाम सुना हो कि इन कोलिकुलाई के बीच में से एक छोटी सी इस तरह ग्लैंड होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड रिलीज मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलाटोनिन, जो सर्काडियन साइकिल या स्लीप साइकिल को मेंटेन करती है। अब सवाल यह है,
ये भी मिड ब्रेन है, ये भी मिड ब्रेन है, लेकिन अगर आप व्यू में देखते हैं मिड ब्रेन को और उसमें कितनी स्वेलिंग नजर आ रही है? 4। दिस विल इंडिकेट पोस्टीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन, क्योंकि 4 स्वेलिंग मिड ब्रेन के पीछे है। इसका मतलब ये है ये एंटीरियर व्यू है कि पोस्टीरियर? ये पोस्टीरियर व्यू है। ये मिड ब्रेन को पहचानने का तरीका है, और जिसमें स्वेलिंग नजर ना आए तो कौन सा व्यू होगी? एंटीरियर व्यू होगी। अब समझ गए कि नहीं? तो एंटीरियर व्यू में स्वेलिंग नहीं है, पोस्टीरियर व्यू में 4 स्वेलिंग होती है। अब सवाल ये है कि जो थर्ड नर्व है वो यहाँ से निकलती है मिड ब्रेन से, लेकिन वो कहाँ से निकलती है? फ्रंट से। और जो फोर्थ नर्व है वो यहाँ से निकलती है, लेकिन कहाँ से? दैट इज दी पोस्टीरियर। सो थर्ड और फोर्थ नर्व दोनों कम फ्रॉम मिड ब्रेन, बट थर्ड नर्व कम फ्रॉम एंटीरियर एंड फोर्थ नर्व कम फ्रॉम पोस्टीरियर व्यू। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए इसकी जो फंक्शन है, फोर्थ नर्व का जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो फोर्थ नर्व है इट ओनली इनरवेट सुपीरियर ओब्लिक मसल। विच मसल? सुपीरियर ओब्लिक। इसका मतलब यह है कि आई के अंदर सिर्फ एक मसल है जो फोर्थ नर्व उसको इनरवेट करती है, उसका नाम क्या है? सुपीरियर ओब्लिक। आप लोग इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, एस फॉर सुपीरियर, ओ फॉर ओब्लिक, और कौन सी नंबर की नर्व है? 4, तो इसको लोग SO4 भी याद रखते हैं। तो SO4 से मुराद होता है कि सुपीरियर ओब्लिक मसल इनरवेटेड बाय फोर्थ नर्व, दैट इज ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है जी, अब ये हमने डिस्कस किया है। अब ये जो सुपीरियर ओब्लिक है, ये जो हमारे पास मसल है आई के अंदर, इसका काम क्या है? जब हम ऊपर से रूफ से फ्लोर की तरफ आते हैं, या सेकंड फ्लोर से, या मिसाल एक बंदा है वो थर्ड फ्लोर पे है, वो नीचे मतलब यह है कि डाउन स्टेयर आता है, तो ड्यूरिंग द डाउन स्टेयर जो हमारी फोकस है आई की, वो कौन मेंटेन करता है? सुपीरियर ओब्लिक। एक स्टूडेंट है वो बुक पढ़ता है, वो नोट पढ़ता है, तो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फोकस करता है। तो कोई भी चीज जो ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ फोकस करता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? सुपीरियर ओब्लिक चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट का कौन सा नर्व डैमेज है? ट्रोक्लियर नर्व। तो उस पेशेंट को ऊपर से नीचे आते वक्त स्टीरियो जो है ना वो उतरता है, तो उसको मसला होगा, बुक पढ़ने के मसले होंगे। तो इसका मतलब यह है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखें। इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में 2-3 चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कि द पेशेंट will feel difficulty during डाउनस्टेयर। जब वो डाउनस्टेयर जाएगा ना, पेशेंट को उस टाइम पे डिफिकल्टी फील होती है। कभी कभार अगर दोनों साइड की फोर्थ नर्व डैमेज होती है बाइलेटरल, तो फिर बंदा जब ऊपर से नीचे आता है, कभी कभार इसकी नज़र जो है विजन ब्लैंक हो जाती है, बंदा गिर भी जाता है। तो मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त सीढ़ियों में अगर आप मतलब नज़र मतलब उसको फोकस नहीं कर पाते, या आई स्ट्रेन होता है, उसकी जो आंखें है वो तक जाती है, तो इसका मतलब कौन सा मसल वीक हो सकता है? सुपीरियर ओब्लिक मसल वीक हो सकता है। ठीक है जी, इसके बाद लिखे एब्डूसेंस नर्व, द 6 नंबर नर्व दैट इज कॉल्ड एब्डूसेंस। ये वाइवा क्वेश्चन है और आप लोग को इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी नर्व किस चीज पे इनर्वेट करती है, और अगर डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है। तो लेके एब्डूसेंस नर्व। ठीक है जी, एब्डूसेंस नर्व। अब जो एब्डूसेंस नर्व है इसमें आप लोगों को याद रखना है दैट इज अ 6th क्रेनियल नर्व। ये क्या है? 6th क्रेनियल नर्व। तो नंबर के लिहाज से आप लोग लिख सकते हैं कि जो एब्डूसेंस नर्व है दैट इज CN6। नेचर के लिहाज से अगेन दैट इज दी मोटर नर्व। ये क्या है? मोटर नर्व है। और आखिर में आप लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन एब्डूसेंस नर्व की, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ये कहाँ से आती है? पोंटो मेडुलरी जंक्शन। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, बट आप लोग लिखे कि दिस कम फ्रॉम पोंटो मेडुलरी जंक्शन। और अगर आप लोग इस तरह आंसर देंगे फ्रॉम द ब्रेन स्टेम तो फिर भी ठीक है, लेकिन ब्रेन स्टेम में जो एग्जैक्ट एरिया है दैट इज पोंटो मेडुलरी जंक्शन। अब इधर देखिए, एक्चुअली दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज कॉल्ड मिड ब्रेन। और ये क्या है? दैट इज पोन्स। ये क्या है? पोन्स है। और ये क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। अब और से सारे सुने। अब ये अगर पोन्स है और ये मेडुला, तो इस पोन और मेडुला के दरमियान एक जंक्शन होता है, समझ रहे कि नहीं? उस जंक्शन का नाम क्या है? पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ये नर्व इस जंक्शन से निकलती है। तो इसका मतलब ये है, अगर मिसाल के तौर पे इस जंक्शन में अगर आप लोगों ने एक चीज सीखनी है ना, वो क्या है? वो ये है कि अगर एक नर्व यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ये वाला पार्ट, तो ये बाहर है कि अंदर वाला? ये बाहर है। और अगर एक नर्व यहाँ से निकलेगी तो ये अंदर वाला। इसका मतलब ये मीडियल है और ये लैटरल है। ये जो 6th नर्व है इट अराइजेस फ्रॉम द पोंटो मेडुलरी जंक्शन मीडियली। कहाँ से निकलती है? मीडियली। मतलब ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन के बिल्कुल मिडल पार्ट से निकलती है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है। लेकिन जनाब इसकी फंक्शन क्या है? अब इसका जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट दिस नर्व, ये नर्व करती क्या है। तो नंबर 1, इट इनरवेट अगेन ओनली वन मसल दैट इज लेटरल रेक्टस मसल। कौन सा? लेटरल रेक्टस। इसका मतलब ये है कि ये जो एब्डूसेंस नर्व है ये आई के अंदर एक ही मसल को इनरवेट करती है, जिसका नाम क्या है? लेटरल रेक्टस मसल। अब आई के अंदर 4 रेक्टाई होती हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल। तो ऑल रेक्टाई मसल
इनर्वेटेड बाय oculomotor एक्सेप्ट lateral rectus which is innervated by abducens nerve। ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पे इसके बारे में देखें, L फॉर lateral और R फॉर rectus कौन सी नंबर की है? 6। तो इसको लोग LR6 भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको हमने SO4 का नाम दिया है और इसको हमने LR6 का नाम दिया है। ठीक है जी। अब अगर ये डैमेज हो जाए तो लेकर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल दिस नर्व इज डैमेज तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? ठीक है जी, आसान है। देखिए आप लोग इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। जो डायग्राम मैंने बनाई है ना, और से सुने सारे, दिस इज कॉल्ड LR लेटरल रेक्टस। इसका काम आई को किस साइड पे पुश करना है? बाहर, लेटरली। ठीक है। और आई की जो लेटरल है ना, दैट इज टेम्पोरल। ये क्या है? टेम्पोरल है। और आई का जो मीडियल है दैट इज नेजल। तो नेजल साइड इज मीडियल, टेम्पोरल इज लैटरल। अब अगर ये नर्व डैमेज हो जाए, दिस मसल बिकम वीक। हाँ जी, अगर इस मसल को इनर्वेशन नहीं मिलेगी तो ये स्ट्रांग होगी कि वीक? इफ दिस मसल इज वीक तो आई की जो बाहर की तरफ पुशिंग है वो कमजोर हो जाएगी। तो फिर आई किधर जाएगी? अंदर। तो इस बंदे के जब आप जाके गूगल करेंगे ना, गूगल, हम तो ऑप्थेल्मोलॉजी अलग पढ़ेंगे, उसमें फिर पिक्चर आप लोग को मल्टीमीडिया पे, बड़े मल्टीमीडिया पे पिक्चर दिखाऊंगा कि इस आइस में अगर आप लोग देखें, अगर ब्लैक पार्ट अंदर की तरफ गई है, अंदर, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट स्क्वेंट। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंट स्क्वेंट। वेरी गुड, वो थर्ड नर्व है। और जो कन्वर्जेंट स्क्वेंट है वो हमारे पास, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे लिखें दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट स्क्वेंट। स्क्वेंटेड आई को हम स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैबिस्मस। ये इसका दूसरा नाम होता है STRIBISMUS, स्ट्रैबिस्मस। ठीक है जी। ओके जी। अब ये जो है, अब इसमें जो ब्लैक पार्ट है ये बाहर की तरफ गई होगी कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। इसका दूसरा नाम एसोट्रोपिया है, ESOTROPIA। एसोट्रोपिया, ऐसा ना हो कि ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब सेम है, मतलब एसोट्रोपिया। एसोट्रोपिया का मतलब कह दो ब्लैक पार्ट इज गोइंग इनवर्ड, दैट इज कन्वर्जेंट स्क्वेंट। और थर्ड नर्व में क्या था? हाँ, डाइवर्जेंट स्क्वेंट। तो उसका दूसरा नाम एक्सोट्रोपिया है, EXO। समझ रहे कि नहीं? ये एसओ है, वो एक्सो है, EXO, एक्स का मतलब एक्सटर्नल है। ठीक है जी। तो वो एक्सोट्रोपिया है और ये एसोट्रोपिया है। तो अभी तक जो हमने नर्व पढ़ी है वो थर्ड नर्व पढ़ी है, फोर्थ नर्व पढ़ी है और सिक्स्थ नर्व। इतना थ्योरी नॉलेज कम से कम होना चाहिए। कल जब हम फिर इन तीनों को यहाँ पे बंदे को बैठाऊंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन बेड लेके आएंगे यहाँ पे, आप लोग पीछे इस तरह खड़े हो कि इनका एग्जाम है कि मैं उसको कैसे एग्जामिन करूंगा। फिर आप लोग देखेंगे कि हम कौन कौन से स्टेप करते हैं। उस टाइम पे बताऊंगा कि देखे इस बंदे का हम इस आंख का ये मसल चेक कर, इस आंख का ये मसल चेक करें। अगर वो बंदा जिसका आप आंख की एग्जामिनेशन करते हैं, एंड यू आस्क द पेशेंट टू लुक माई फिंगर एंड यू हैव टू मूव योर आई विजन अलॉन्ग विद द फिंगर विदाउट टर्निंग योर हेड। समझ रहे कि नहीं? और पेशेंट आपकी फिंगर को देखते उसकी आंखें ड्रूप हो जाए और वो दोबारा उठा नहीं सके तो उसको टोसिस होगा कि नहीं? हमें ये देखना है कि आई के एग्जामिनेशन में पेशेंट को इनवॉलंटरी मूवमेंट तो नहीं है, उसको नेस्टिग्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेस्टिग्मस कहते हैं। क्या आई रेड है कि नहीं है, कंजक्टिवाइटिस है कि नहीं, लैक्रिमेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम जब एग्जामिनेशन करेंगे आप लोग को बताऊंगा, फिर भी आप लोग नोट करेंगे कि हम एग्जामिनेशन के दौरान आई में क्या दिक्कत है। एक केस आया था, अब आप लोग को इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ और इससे आप लोग को फायदा होगा इंशाल्लाह। एक केस आया था ऑप्थेल्मोलॉजी के स्टेशन पे। सर ने लैपटॉप के ऊपर एक पिक्चर ओपन की थी और स्टूडेंट को बताया था कि आइडेंटिफाई द पेशेंट। ठीक है जी, ये स्टेशन था और ये आप लोग नम्स के पास पेपर देखेंगे, ये इसके अंदर डेफिनेट मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये 2-3 साल पहले की बात है। तो इसका मतलब ये है, एक स्टेशन था, उसमें पिक्चर था पेशेंट की और आई का स्टेशन है। तो उस बंदे का जो आईज थे ना, वो दोनों क्या थे? वो क्लोज थे। आप समझ रहे कि नहीं? जो पिक्चर उसने दिखाया था ना, उसमें आई क्या थे? क्लोज थे। तो 80% लोगों ने वो टोसिस लिखा था कि भाई इसकी आंखें क्लोज है, वो ओपन नहीं कर पाएगा तो टोसिस है, लेकिन वो टोसिस था नहीं। इसलिए कहते हैं केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज द की। उन लोगों ने आई लिड के ऊपर जेंटेलस्मा शो किया था। अब समझ रहे कि नहीं? कभी कभार बॉडी के अंदर जब लिपिड लेवल ज्यादा होता है, फैट्स का लेवल ज्यादा होता है, तो एक्सेस फैट डिपॉजिट ऑन दी आईलिड्स, दैट इज कॉल्ड जेंटेलस्मा। ये नाम सुना है कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि जब आई की एग्जामिनेशन हम करते हैं तो हमें फाइंडिंग भी देखनी है कि आया कोई और सिम्टम तो नहीं है, कोई और फाइंडिंग तो नहीं है। तो आप लोगों ने अपना दिमाग सिर्फ टोसिस की तरफ नहीं लेके जानी, अदर चीजें भी हो सकती है। तो जेंटेलस्मा हो सकता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अदर काज हो सकती है। अब लिखे जनाब वाइवा क्वेश्चन। इसमें वाइवा के 2-3 क्वेश्चन है, वो भी कवर करते हैं। तो वाइवा क्वेश्चन में 2-3 चीजें आप लोगों ने यहाँ से गेट करनी है। यहाँ पे हेडिंग दे दे वाइवा के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है। नंबर 1, अगर एक पेशेंट है, उसको मिसाल के तौर पे दैट इज कॉल्ड टोसिस, इसको टोसिस है, प्लस इसको जनाब नेक्स्ट इज मिडरिएसिस। व्हाट इज मिडरिएसिस? डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। एंड उसको जनाब डाइवर्जेंट स्क्वेंट है। क्या है? डाइवर्जेंट स्क्वेंट। अब ये 3 चीजें मिलकर इसको टाइएट कहते हैं और इन 3 चीजों की कॉम्बिनेशन को ऑक्यूलोमोटर नर्व पॉलिसी कहते हैं। अब यह पढ़ा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये 3 चीजें अगर आ जाएं, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व पॉलिसी।
ठीक है जी, अकुलो मोटर नर्व पॉलिसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर एक पेशेंट है उसको भी क्या है, दैट इज कॉल्ड टोसिस, उसको भी टोसिस है, लेकिन उस पेशेंट का यहाँ पे लिखे दैट इज कॉल्ड दी नॉर्मल प्यूपिल, इसका जो प्यूपिलरी रिस्पॉन्स है दैट इज नॉर्मल, प्लस इसके साथ प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस भी है। इसका मतलब ये है इसका प्रॉक्सिमल अपर लिम लोअर लिम मसल वीकनेस भी है, उसको अकुलर मसल वीकनेस है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, टोसिस हुआ है। तो टोसिस विद मस्कुलर वीकनेस दैट इज मोर वर्सन टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। वेरी गुड, जहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस, तो आप लोग लिख सकते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस भी है। ठीक है जी, अब इसमें दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें एंटीबॉडीज बनते हैं अगेंस्ट मस्कुरेनिक रिसेप्टर, किसके खिलाफ, मस्कुरेनिक, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है, और इसमें जो मसल की एक्साइटेशन है वो कम हो जाती है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस? हाँ 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 हाँ, फिजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, और नेक्स्ट पायरिडोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, नेक्स्ट यही है। तीन जवाबात आए हैं, एक पायरिडोस्टिगमिन है, एक फाइसोस्टिगमिन है, और एक नियोस्टिगमिन है। हाँ, चेंज चेंज चेंज, आर यू श्योर? ओके, और से सुने, माइस्थीनिया ग्रेविस में जो ड्रग ऑफ द चॉइस है वो पायरिडोस्टिगमिन है। क्या है? पायरिडोस्टिगमिन। ठीक है जी, तो नो चेंज। इसका मतलब ये है पायरिडो, अब इसका बता रहा हूँ कैसे। पायरिडो, डो का मतलब होता है डी, डी फॉर मोर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा काम करता है, ये इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक है। ठीक है जी, ये हम देते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, दैट इज कॉल्ड पायरिडोस्टिगमिन। ठीक है जी, एनीवन कैन टेल मी व्हिच कैंसर एसोसिएट विद माइस्थीनिया ग्रेविस? हाँ हाँ, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड थाइमोमा। जो थाइमस कैंसर है हाईली एसोसिएट विद माइस्थीनिया ग्रेविस। विच हाइपर सेंसिटिविटी इज सीन इन माइस्थीनिया ग्रेविस? आंसर इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। माइस्थीनिया ग्रेविस कितने वर्ड है? 2, तो टाइप 2। समझ रहे क्या नहीं? दैट इज टाइप 2। रूमेटिक क्या होता है? फीवर, कितने वर्ड है? दैट इज टाइप 2। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने वर्ड है? टाइप 2। समझ रहे क्या नहीं? ये सारे टाइप 2 होते हैं, ये आप लोगों ने इस तरह याद रखने हैं। अगर हाँ, एक ऑटो इम्यून डिजीज है SLE, कितने वर्ड? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। समझ रहे क्या नहीं? इस तरह लोगों ने याद रखने हैं। तो एक्चुअली आस्थमा कितने वर्ड है? आस्थमा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है जी, ओके। तो एक्चुअली इसमें जो मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि एक्चुअली जब हम यहाँ पे पूछते हैं ना, हाँ, एक होते हैं लिम्बर्ट-ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस, वो भी आप लोग को पता होगा। उसमें एंटी कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में उसके खिलाफ बनती है। वो कौन सा कैंसर है लंग का? जिसमें, वेरी गुड, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लिनिकल सिम्टम बिटवीन माइस्थीनिया एंड लिम्बर्ट-ईटन माइस्थीनिया? एक्सीलेंट, दिस इज द आंसर। इसमें टुवर्ड द एंड ऑफ द डे मसल वीकनेस ज्यादा होती है, उसमें अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होती है। दूसरी बात, इसमें आई के मसल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ये याद रखिए। अकुलर मसल स्पेयर्ड, अकुलर मसल नॉट इन्वॉल्व इन ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस, बट इसमें है। उसमें कैंसर अगर आ जाए तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमने किए जनाब 3 नर्व, और ये हमने कल एग्जामिनेशन में 3 नर्व के बारे में डिस्कस करना है। अब हेडिंग है ट्राइजेमिनल नर्व। ये ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। एक और कंडीशन है, एनीवन कैन गेस, अ सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन, वो हार्नर सिंड्रोम है जिसमें टोसिस के साथ एनहाइड्रोसिस आता है। ठीक है जी, उसमें एनहाइड्रोसिस है। ठीक है, वो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन का डैमेज होता है। ठीक है जी, उसमें भी टोसिस होता है। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, जो ट्राइजेमिनल नर्व है दैट इज 5th नर्व, इसकी जो नंबर है दैट इज कॉल्ड CN5। ठीक है, और इसमें जो नेचर है दैट इज बोथ, ये मोटर भी है और सेंसरी भी है, बोथ। अब दैट इज बोथ मोटर एंड सेंसरी। अब इसकी जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन दैट इज दी पोन्स, ये पोन्स की डायरेक्ट बॉडी, जो मेन पोन होता है ये वहां से निकलता है। और जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये सबसे थिकेस्ट नर्व है, जितनी भी क्रेनियल नर्व है उसमें थिकेस्ट नर्व जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व है। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जो डिवीजन है ना ये एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इसके डिवीजन कितने हैं? दैट इज 3। वेरी गुड, ट्राई मीन 3। सबसे पहले के अपथैलेमिक डिवीजन, अपथैलेमिक डिवीजन, इसकी तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे एक एक की। देखिए, अब इसको हम ऐसे रेफर करते हैं मिसाल के तौर पे, जहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, C स्टैंड फॉर क्रेनियल, N फॉर नर्व, और ये कौन सी नर्व हम पढ़ते हैं? 5 की फर्स्ट ब्रांच को V1 कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो CNV1 क्रेनियल नर्व 5 की पहली ब्रांच, दैट इज कॉल्ड अपथैलेमिक डिवीजन, उसका नाम क्या है? अपथैलेमिक। इसके बाद लेके नेक्स्ट इज मैक्सिलरी। इसके बाद क्या है? मैक्सिलरी डिवीजन। तो जो मैक्सिलरी डिवीजन है वो CNV2 है, दैट इज कॉल्ड
CNV2 और आखिर में लिखे मैंडिबुलर, इसका नाम क्या है? मैंडिबुलर। तो जो मैंडिबुलर है, मैंडिबुलर डिवीजन, उसमें आप लोग लिख सकते हैं दैट इज दी CNV3। तो आप लोगों ने पहले तो याद रखना है। कभी कभार एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन करते हैं, कैन यू टेल मी द 3 डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो यू पीपल शुड इनफ कॉन्फिडेंट ये 3 नाम आप लोग स्मूथली बताएं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। इसमें जो ऑप्थेल्मिक है ये प्योर सेंसरी है। क्या है? प्योर सेंसरी। ये जो मैक्सिलरी है ये भी प्योर सेंसरी है। इस डिवीजन में सेंसरी वर्सेस मोटर दोनों है। इस वजह से ये पूरी नर्व क्या है? ये मिक्स नर्व है, बोथ है, सेंसरी एंड मोटर। हमने कहा मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, अभी बताया था क्या नहीं? तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का कंट्रोल किस नर्व के पास है? किस डिवीजन के पास है? मैंडिबुलर, क्योंकि मैंडिबुलर इज नियर द माउथ। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन ये चीज कंट्रोल करती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 बातें इंपोर्टेंट सुने। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली एग्जाम में आता है कि स्कल के अंदर ये कहाँ से पास होता है और फिर ये कहाँ से पास होता है और ये कहाँ से पास होता है। ये 3 MCQs आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन दैट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये कहाँ से पास होता है? इन द क्रेनियल कैविटी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। कहाँ से? या सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल से पास होता है। ठीक है जी। आप लोग लिखें सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल या सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, यहाँ से पास होता है। ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट लिखते हैं मैक्सिलरी डिवीजन। ये एक फोर से, एक होल से पास होती है, उसको कहते हैं फोरामेन। हाँ जी, एनीवन, फोरामेन स्पाइनोसम से क्या चीज पास होती है? एनीवन कैन गेस? हाँ, मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से पास होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी वहां से जाती है। फोरामेन लेसरम से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाती है। जुगुलर फोरामेन से एसेसरी नर्व, और ये जो स्पाइनल कैनाल है वो उसके साथ जाती है। ये जो होता है दैट इज कॉल्ड, इसका एक नमूने मैं बताऊंगा, लेकिन सेकंड लिखे फोरामेन रूटेंडम। कहाँ से जाएगी? फोरामेन रूटेंडम। मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। देखें, फोरामेन मीन होल, दैट इज कॉल्ड रूटेंडम, फोरामेन रूटेंडम। और आखिर में लिखे फोरामेन ओवेल। कहाँ से? फोरामेन ओवेल। तो ये 3 चीजें आप लोगों से वाइवा में पूछते हैं कि कौन सी डिवीजन किस फोर्स से पास होती है इन द क्रेनियल कैविटी। और हमने कहा था कि कितने फोसास हैं? 3, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर एंड मिडल। ये तीनों होल, ये तीनों पोर्स मिडल क्रेनियल फोसा में है। ये कहाँ पे है? मिडल क्रेनियल फोसा। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि सर रूम ओनली, ये आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। तो एस फॉर दैट इज फॉर सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल, रूटेंडम एंड ओवेल। ठीक है जी, ये 3 वर्ड है और 3 डिवीजन है। तो सर रूम ओनली दैट इज द निमोनिक। तो इसमें जो एस है यहाँ से CNV1 जाएगी, यहाँ से CNV2 जाएगी और यहाँ से CNV3 जाएगी। अब समझ गए क्या नहीं? एस का मतलब सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल है, आर से मुराद रूटेंडम है और ओ का मतलब ओवेल है। ठीक है जी। ये फोरामेन ओवेल कहीं और जगह होता है क्या नहीं? हाँ, हार्ट में होता है। बिफोर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ, उसका काम क्या होता है? एक मिनट, हाँ आप बताएं। सही है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ सेम। इट शंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है जी, क्योंकि बिफोर द बर्थ लंग्स आर कोलैप्स, लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते, तो फोरामेन ओवेल जो है ये राइट एट्रियम से ब्लड किधर लेके जाता है? लेफ्ट एट्रियम। एंड इफ नट फ्लोज आफ्टर द बर्थ देन द कंडीशन इज पेटेंट फोरामेन ओवेल। उसका नाम क्या है? पेटेंट। जिस तरह पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है ना, इस तरह पेटेंट फोरामेन ओवेल होता है। एनीवन कैन टेल मी, जब बंद होता है ना फोरामेन ओवेल, तो उसका रेमिनेंट क्या होता है? फोसा ओवेलस। उसका नाम क्या है? फोसा ओवेलस। वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ना, इसका काम ये है, अब इसको जस्ट गौर से सुने, ये फेशियल, फेस जितनी सेंसेशन है उनको कंट्रोल करती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व की जो फंक्शन है, नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, इसका आप लोग लेके अगर लिखना जल्दी जल्दी कि इट कंट्रोल फेशियल सेंसेशन। हमारी जो फेशियल मसल है उनकी सेंसेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पे लेके कि इट आल्सो कंट्रोल मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। किसको कंट्रोल करती है? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। यहाँ पे लेके फंक्शन में फेशियल मसल सेंसेशन, ये हम एग्जामिनेशन में सीखेंगे किस तरह हम चेक करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, और ये भी पढ़ेंगे कौन से सेंसेशन और कौन कौन सी चीज हम कैसे चेक करेंगे। ये हमारा कल का इंशाल्लाह ये टास्क है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। किसको कंट्रोल करता है? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन। ओके, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यार, निक में एक और मसल है, डायगैस्ट्रिक मसल का नाम सुना है? डायगैस्ट्रिक मसल, इसका हाफ ये कंट्रोल करता है, क्योंकि डायगैस्ट्रिक मसल का हाफ जो है वो फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। तो डाई का मतलब क्या है? 2, और गैस्ट्रिक से मुराद स्टमक है। स्टमक इज अ बिग, समझ रहे क्या नहीं? द बिग मसल कंटेनिंग 2 नर्व इनर्वेशन। इसमें एक जो है ट्राइजेमिनल नर्व है और एक फेशियल नर्व है, डायगैस्ट्रिक मसल। ठीक है, इसका एक एंटीरियर बेली है और एक पोस्टीरियर बेली होता है। ठीक है जी।
फिर आप लोग इसका लिख सकते हैं कि कंट्रोल जनरल सेंसेशन, क्या कंट्रोल करता है? जनरल सेंसेशन ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ऐसा है कि नहीं? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टंग का जो एंटीरियर 2/3 है उसकी जनरल सेंसेशन को कंट्रोल करता है। स्पेशल सेंसेशन कौन था? दैट इज फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व जिस ब्रांच के थ्रू स्पेशल सेंसेशन कंट्रोल करती है उसको कोडा टेम्पेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडा टेम्पेनी। और ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है कि जिसके थ्रू कौन सा सेंसेशन? जनरल सेंसेशन, उसको लिंगुअल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगुअल नर्व। ठीक है जी। तो लिंगुअल नर्व दैट कम फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व, और ये इसकी ब्रांच है। ठीक है जी। ये एंटीरियर 2/3 की जनरल सेंसेशन कंट्रोल करती है। तो टंग का जो एंटीरियर 2/3 है इसका जनरल सेंसेशन ट्राइजेमिनल है, इसका स्पेशल सेंसेशन फेशियल है। पोस्टीरियर 1/3 में अगर जब जाते हैं ना तो उसका जनरल और स्पेशल दोनों ग्लासोफेरिंजियल नर्व है। वो हम सेंसेशन की बात करते हैं। और जो मोटर है ना वो हाइपोग्लोसल नर्व है। क्या है? हाइपोग्लो, एक्सेप्ट पेलाटोग्लोसस, वो हमने डिस्कस किया है। तो ये इसके मेन फंक्शन। इस तरह तो इसकी एनाटॉमी जब हम एनआरई स्टेप 1 में पढ़ाते तो एक घंटे का लेक्चर होता है, बट आप लोगों ने वाइवा पास करना है ना, तो वाइवा में 2-2, 3-3 चीजें आप लोग इतना पढ़े कि कंफ्यूज ना हो जाए, ताकि आप लोग उतना पढ़े कि 4-5 मिनट में परफॉर्म करें। ठीक है। कभी कभार आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन कर लेते हैं, सर एक सवाल भी नहीं करता, आपको पास करता है, तो उसकी मूड पे डिपेंड करता है कि आपसे आप लोग भी कहें कि अल्लाह ऐसा हो। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा सबके साथ इंशाल्लाह होगा। इंसान सोचता यही है, लेकिन आप लोग दुआ ये करें कि अगर हो भी तो अल्लाह करे कि वो सवाल करे जिसका जवाब आप लोग को पता हो। समझ रहे कि नहीं? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप लोग जो है ना अच्छे डायरेक्शन से जा रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अपने स्टडी को बहुत हेवियर ना बनाएं, मतलब एक लिमिट में करें और टू द पॉइंट करें, तो इंशाल्लाह यू पीपल विल बी पास इट। ये तो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, जा रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ठीक है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन चेक करते हैं, वो हमारी कल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो एक नर्व है ना फेशियल नर्व, ठीक है जी, वो फेशियल नर्व वो हम कल के लेक्चर के साथ फिर जो एग्जामिनेशन करेंगे बताऊंगा, वो आप लोग नोट करेंगे। लेकिन फेशियल नर्व के बारे में आप लोगों में से 2-3 बातें कोई जानता हो शाबाश शेयर करें। हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, फेस के जितने मसल है उनकी मूवमेंट कंट्रोल करना, ये फेशियल नर्व। एनीवन कैन टेल मी देयर इज अ मसल इन द मिडिल ईयर दैट इज इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व, उसका नाम है स्टेपिडियस। कौन सा? स्टेपिडियस। ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को डैम्प करने में हेल्प करती है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को लो करने में स्टेपिडियस। स्टेपीज बोन है, हाँ जी, स्टेपीज क्या है? बोन है, बट स्टेपिडियस मसल है। तो स्टेपिडियस मसल जो है ये फेशियल नर्व इनर्वेट करती है। फेशियल नर्व एक और ये सिमेट्री ऑफ द माउथ को मेंटेन करती है। अगर ये खराब हो जाए तो बेल्स पॉलिसी में एसिमेट्री ऑफ द माउथ होता है। ठीक है जी। फेशियल नर्व अगर मिसाल के तौर पे हम इसको चेक कैसे करेंगे? हाँ, आई को क्लोज करने में फेशियल नर्व काम करती है, आई को ओपन करने में थर्ड नर्व काम करती है। हमने पढ़ा था ना कौन सा मसल था? एलपीएस। और जब आप आई को बंद करेंगे वो ऑर्बिकुलरस अकुलाई मसल है, इसकी कंट्रोल फेशियल नर्व के पास है। 2 मरीज है, एक आंख ओपन नहीं कर सकता, एक आंख क्लोज नहीं कर सकता। तो जो आंख ओपन नहीं कर सकता वो थर्ड नर्व डैमेज है, जो आंख क्लोज नहीं कर सकता वो फेशियल नर्व डैमेज है। ठीक है जी। आप लोगों ने उसको जनाब क्या करना है? हाँ, अगर आपसे ये वाइवा में पूछे अ पेशेंट कांट एबल टू क्लोज द आई, व्हाट यू विल डू फर्स्ट इन द मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, नहीं, मैनेजमेंट में क्या करेंगे? यू हैव एज सून एज पॉसिबल पेशेंट को आई ग्लासेस दे रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? आई ग्लासेस टू प्रिवेंट एक्सपोजर केराटाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि जब उसकी आंख खुली होगी तो वो एक्सपोज होंगे डस्ट पार्टिकल को, एवरीथिंग को, तो इससे उसको केराटाइटिस हो सकता है। एक्सपोजर केराटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को आई ग्लासेस पहले देते हैं, फिर बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, वो बाद की बात है जो हम फिर बाद में कंटिन्यू। तो हाँ, कल हमारा दोनों सेशन में, सेशन 1 और 2 दोनों क्लासेस में इंशाल्लाह हम क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन सीखेंगे। पहले लेक्चर में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, सेकंड लेक्चर आप लोगों के साथ मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा, कि आप लोग को चांस दूंगा कि आप लोग भी कुछ हाथ पैर चलाए ताकि कुछ न कुछ स्टार्ट हो जाए। समझ गए कि नहीं? कल जो नाम मुझे मिले है वो इनकम्प्लीट है। अब इसके बाद कोई नहीं करना चाहता हिस्ट्री वाला, कल से हमने स्टार्ट करना है। आज मैंने टास्क देने सबको, ठीक है जी, ग्रुप में। और दूसरी बात, जब मैं कोई चीज़ बताता हूँ कि वो देने, थोड़ा सा वेट किया करे, खुदा के बंदो, समझ रहे कि नहीं? मैं कल एक MRCP वाले क्लास में था, बार बार मैं कहता यार इन लोगों को मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा वेट क्या करें, समझ रहे? इंशाल्लाह एवरीथिंग विल कम। अब मैं कुछ और चीज़ें भी बना रहा हूँ, एवरीथिंग विल कम जस्ट विद द टाइम। और कोशिश करें, कितने लोग हैं जो हॉस्टल में प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं? बस, वेरी गुड। देखिए, फ्रॉम द डे फर्स्ट से स्टार्ट करें। और आप लोग जो घर से आते जाते हैं ना, लोकल लोग हैं, वो क्लास के बाद नीचे रूम है वहाँ पे बैठे, या हॉस्टल वाले भी आधा घंटा बैठे, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद घर जाए, हॉस्टल जाए, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स जाएगा, क्या कुछ करके जा रहा हो। घर से निकलना मुश्किल है। वंस यू कम आउट फ्रॉम द होम, सब कुछ आप छोड़ के आए, तो फिर अपने टाइम दे, एक दूसरे को टाइम दे, प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। जहाँ पे हेल्प की जरूरत है तो हम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी बात, इस क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा और आगे ना करें। हाँ, कितने लोग एग्री है? मैं कह रहा हूँ आगे करेंगे, थोड़ा और ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब दूसरी क्लास भी आती है,
तो यह कि थोड़ा सा आगे टाइम, आगे का मतलब नमाज के बाद नहीं, हाँ किस टाइम सही है? हाँ सारे एग्री है कि नहीं? हाँ सुबह 8। हाँ कोशिश करें कि रात को ना अर्ली सोए। अर्ली सोने का मतलब 2 बजे सोए 3, लेकिन 4 तक ना जागे। कुछ लोग 3-4 तक जागते रहते हैं ना, तो कोशिश करें 11-12 बजे तक हैबिट बनाएं। कितने लोग हैं जो 11 बजे सोते? 1% भी नहीं है। बहुत कम होंगे जो कहते हैं कि यार मैंने सोना है। अब देखिए 80% जो है ना देख रहे कि 3-4 बजे का टाइम कब आएगा। ठीक है, होता कुछ नहीं है, ये हमने अपने आप को आदी किया होता है। मोबाइल में कभी एक चीज़ ऊपर कभी नीचे, कुछ भी नहीं होता। समझ रहे कि नहीं? कोशिश करें अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करें। मैं आप लोग को किसी दिन इस पे ना 5-6 मिनट की बात करूंगा, मेडिकली प्रूफ बात, कि जब इंसान सोता है तो कितनी हार्मोन रिलीज होती है, कितने सुकून, मतलब जो इंसान को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है वो नींद में होती है। ठीक है जी। और आप लोग को पता है कि सेरिबेलम जो होता है या हाइपोकैम्पस, ये मेमोरी को, इस तरह हम लाइब्रेरी में ना हर एक किताब की सेक्शन बनाते, रात में आपने जो किया होता है ना वो उसकी सेक्शन बना रहे होते हैं कि आप सुबह उठे तो आप रिलैक्स हो। एग्जाम के रात जो लोग कहते हैं यार आज पूरी रात पढ़ेंगे, कल एग्जाम दे के आएंगे तो फिर सोएंगे, वो लोग फिर कंफ्यूज हो के आते हैं, क्या रात नींद नहीं की थी तो एग्जाम में मुझे नींद आ रही थी। लोग कहते हैं कि नहीं। तो नींद जो है ना ये इंसान के लिए ज़रूरी है, कोशिश करें। और आप लोग के साथ ये कभी हुआ है कि अगर आप रात को ना सोए ना, पूरा दिन आप सोए रहे तो थकावट खत्म नहीं होती, क्योंकि रात अल्लाह ने नींद के लिए पैदा की है। तो रात के पहले क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में 4 बजे से पहले कम से कम 6 घंटे नींद पूरी हो तो वो बंदा रिलैक्स होता है। 4 घंटे से पहले 6 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि 4 बजे के बाद जब अजान होती है तो मुसलमान के लिए उठना चाहिए। ये बात समझे कि नहीं? तो 4 से पहले अगर आप 4 बजे सो के ना दिन को दोपहर में भी उठे ना तो आपको थकावट होती है। तो कोशिश करें कि स्लीप साइकिल इंशाल्लाह ये 1 महीना मेंटेन करें। क्या पता इससे आप लोग की आगे ज़िंदगी बदल जाए और जाके इंशाल्लाह इस पे अमल करना शुरू करें। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात थी। और कल इंशाल्लाह मैं आज ग्रुप में बताऊंगा कल क्लास किस तरह, मैं कैड से बात करके लोग किस तरह में आते हैं। ठीक है, तो आज मैं ग्रुप में बताऊंगा जी। फिलहाल सही है, ठीक है। इसके अलावा 6-7 लोग जो हिस्ट्री ले सकते हैं अभी इस टाइम पर, कितने लोग हैं प्रैक्टिस के लिए? बस दूसरे सेशन वालों के सामने कौन हिस्ट्री ले सकता है? एक आप क्लास के बाद रुक जाए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, किधर गए सारे यार? हाँ है कोई जो इंटरेस्टेड है? आप ये चले, एक काशिफ है और